हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये जो है आरओ के लिए जो है बैच है, इसमें 60 डेज में सारा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। और अगर इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस चैनल पे फॉलो करें, जो कि है टेलीग्राम चैनल। ओके, इस पे जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होगा पूरी पीडीएफ मैं डाल दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज पार्ट 5 के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट 5 में यूनियन दिया है और इसमें आर्टिकल 52 से 51 तक है। तो इसमें हम लोग जो है कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे इसका। तो इसमें राष्ट्रपति पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे। ओके, और जो अटॉर्नी जनरल है आर्टिकल नंबर 76, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज ये 4 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रपति। तो हम लोग जानते हैं भारत एक क्या है, लोकतंत्रात्मक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये होता है कि वहां का जो प्रमुख है वो इलेक्टेड होगा। जैसे कि हम लोगों का हेड ऑफ स्टेट कौन है, हम लोगों का हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट। ओके, और ये इलेक्टेड होता है इनडायरेक्टली, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से ये चुना जाता है। फिर उसके बाद अगर हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में ये कंफ्यूजन रहता है। इस वजह से हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर पूछा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो कौन होगा, तो वो वहां पे नाम आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर का। ओके, प्राइम मिनिस्टर का। और इसे क्या कहते हैं, डी फैक्टो हेड। डी फैक्टो हेड। और प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, डी ज्योरे हेड। ओके, अब इसके बाद भारत का प्रथम नागरिक भी कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये भी पॉइंट याद रखना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कुछ आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो साथ साथ में हम लोग इनकी डिटेल में देखते रहेंगे और इनको याद भी करते चलेंगे। तो आर्टिकल प्रेसिडेंट का कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 52 में दिया है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में दिया है, 52 में। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 52। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 में क्या है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि टोटल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने अभी जब पिछले लेक्चर पढ़े तो उसमें क्या देखा था कि कोई भी बिल को अगर एक्ट बनाना है, यानी कि कोई भी बिल जो है वो पास होके एक्ट बनेगा, यानी कि जो बिल कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाते हैं। और उसे इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि बिल जो है वो बनता है और राष्ट्रपति के जब उस पर सिग्नेचर हो जाते हैं, तब वह बिल एक्ट के रूप में एग्जीक्यूट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी कार्यपालिका की शक्तियां किसके अंदर है, राष्ट्रपति के अंदर है। और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, ये आर्टिकल नंबर 53 में ये चीज लिखी है कि सारी जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। अब ठीक है, अब देखते हैं आगे। फिर उसके बाद अब राष्ट्रपति का जो है इलेक्शन के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन के बारे में ये देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है और कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 54 में दिया है कि जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में कहाँ पे दिया है, आर्टिकल नंबर 54 में। किसके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में। ओके, अब इलेक्टोरल कॉलेज देखते हैं कि कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति को चुनाव वो कैसे होगा, इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि हम लोग तो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हम लोगों द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ पे, राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका मतलब इनका इलेक्शन जो है वो कैसा होगा, वो इनडायरेक्ट होगा, पहली चीज। फिर सेकंड चीज, इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग हैं, यानी कि कौन कौन लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो सारे कौन से होंगे, मेंबर, इलेक्टेड मेंबर होंगे, इलेक्टेड मेंबर ओनली, मेंबर ओनली। अब इलेक्टेड मेंबर,
तो कौन से नहीं होंगे? नॉमिनेटेड कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नॉमिनेटेड यानी कि नामित जो होते हैं सदस्य, नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नॉमिनेटेड जो मेंबर हैं वो क्या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही रखना कि जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करे, अभी मेंबर भी दिखेंगे कौन कौन से हैं, वो सारे इलेक्टेड होंगे। अब कौन कौन से मेंबर जो इलेक्टेड हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे? जो लोकसभा के होंगे, ठीक, लोकसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर प्लस जो राज्यसभा के सारे इलेक्टेड मेंबर प्लस जो राज्य हैं उनकी जो विधानसभा है यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके सारे मेंबर, ओके, प्लस यूनियन टेरिटरी में कौन? 2, जिसमें कि दिल्ली और पौंडीचेरी, इनके मेंबर, इनके इलेक्टेड मेंबर। और ये जो यूनियन टेरिटरी शामिल की गई थी वो कब शामिल की गई थी? 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब? 1992 में, ओके। तो ये भी अमेंडमेंट भी याद रखना है कि इस अमेंडमेंट के बाद में दिल्ली पौंडीचेरी को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर लिया गया था, ओके। तो इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये तो हो गए पार्टिसिपेट वाले। अब कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? पहली बात तो नॉमिनेटेड मेंबर, दूसरे कौन से? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, यानी कि जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं उनके मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो ये लोग क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जहां पे वैसे तो हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, लेकिन जिन राज्यों में भी विधान परिषद है उनके मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, चाहे इलेक्टेड नॉमिनेटेड कुछ भी नहीं पार्टिसिपेट करते, ओके। तो ये चीज याद रखना कि इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर, और यूनियन टेरिटरी में 2, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी और दिल्ली, ओके, जो कि 70वें संविधान संशोधन 1992 से पार्टिसिपेट करने लगे। अब लोकसभा और राज्यसभा को मिला के हम लोग क्या कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, ये भी कह सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने पार्लियामेंट जब पहला ही लेक्चर लिया था तब क्या पार्लियामेंट के पार्ट देखे थे, जिसमें कि पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बना है। तो इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं? पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, ओके। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्टोरल कॉलेज। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 55। तो 52, 53, 54 और 55। तो 53 में देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 53। 55 में क्या लिखा है? 54 में क्या लिखा है? 54 में राष्ट्रपति का चुनाव लिखा है, और 52 में लिखा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और 53 में लिखा है एग्जीक्यूटिव सारी पावर कहाँ पे निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, ठीक, आर्टिकल नंबर 53। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज, जो कि हम लोगों ने देख लिया कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दिल्ली पौंडीचेरी के सारे इलेक्टेड मेंबर, ना कि नॉमिनेटेड, वो पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और नॉमिनेटेड मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के कोई भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, ओके। और अमेंडमेंट ये याद रखनी है 70। अब आर्टिकल नंबर 55, इसमें क्या दिया है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रोसेस, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन। इसमें क्या दिया है? मैनर ऑफ, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो सबसे पहला तो हम लोगों ने ये तो देख ही लिया कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। दूसरा, ईवीएम पे नहीं होता, ये होता है किससे? सीक्रेट बैलेट पेपर के द्वारा। और जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो कैसी है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनके वोट की काउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी कि टोटल जो पॉपुलेशन है उनकी और अपॉन जितने इलेक्टेड मेंबर हैं, तो उससे उनकी वोटिंग का जो है नंबर निकाल लिया जाएगा। उस तरीके से प्रोपोर्शनल वे में उनका रिप्रेजेंटेशन देखा जाएगा। ऐसे ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं, उनमें क्या होगा? जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं अपॉन जो भी इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के आए हैं, जो मतलब इलेक्टेड होके जो वैल्यू आई है उनकी, अपॉन जो टोटल पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो, तो ऐसे उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन निकाल लिया जाएगा, ठीक है। सदस्यों का डायरेक्ट सदस्यों की जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं लिया जाता। किस तरीके से लिया जाता है? जैसे कि मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, तो इनके इलेक्टेड मेंबर का वोट कैसे निकाला जाएगा?
कि टोटल जो पॉपुलेशन है उस राज्य की, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं, इनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकाला जाएगा, जो मेंबर हैं यहाँ के, तो इनकी वोटिंग की जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाएगी, टोटल पॉपुलेशन किसकी, उस स्टेट की, अपॉन टोटल इलेक्टेड मेंबर, टोटल इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। जैसे एमएलए है तो टोटल इलेक्टेड एमएलए, तो ये निकल आया। और फिर ऐसे ही क्या है, जो स्टेट ये स्टेट लेजिस्लेटिव आ गई। अब अगर इसकी वैल्यू निकल के आ गई कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इनके वोट की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के, इनके कैसे आएगी, तो जो यहाँ की वोटिंग वैल्यू आई, टोटल वैल्यू जो आई है किसकी, सारे राज्यों के जो एमएलए हैं उनकी, तो टोटल वैल्यू जो भी आई है इनकी, जो एमएलए हैं उनकी, सारे राज्यों की मिला के, अपॉन टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, टोटल नंबर ऑफ टोटल मेंबर, तो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोटिंग वैल्यू निकल आएगी। अब इनका, अब ये तो आ गई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। बाई, फिर बाई क्या हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ये तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लिया कि किसी जो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी वोटिंग वैल्यू हम लोग इक्वल करने के लिए इस तरीके से निकाल ली, ठीक है। क्योंकि किसी राज्य में पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी राज्य में कम है, तो उनकी वोटिंग वैल्यू उसी हिसाब से हम लोगों ने निकाल ली। फिर इसके बाद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या हुआ, कि इसमें जो है, जो अब ये वैल्यू आई है लोगों के वोट की, उसमें भी क्या होती है, जो वोट देते हैं लोग उनके पास प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या हुआ है, उनके पास प्रेफरेंसेस होती हैं वोटिंग के लिए। कि अगर मान लो एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल क्या है, कि जैसे मान लो दो व्यक्ति खड़े हैं, तीन व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, किसके, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। अब इसमें क्या है, कि मान लो 100 जो है टोटल वोट है, ठीक, 100 लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। अब इनमें 100 लोगों के पास, सबके पास क्या होंगी, दो दो प्रेफरेंस होगी, प्रेफरेंस फर्स्ट और प्रेफरेंस सेकंड। तो मान लो फर्स्ट प्रेफरेंस में 100 लोगों ने ए को 35 दी, और बी को मान लो 20 दिए, और फिर उसके बाद कितने हो गए 35, और सी को कितने दिए 45 दिए, ठीक हो गए ना, 30 40 70 70 80 20, ठीक है। तो ये हो गए इस तरीके से। पहली प्रेफरेंस में तो जो 100 लोग थे, मान लो 100 मान ले रहे हैं, टोटल वोट 100 लोग देने वाले थे, जो ये तीन सदस्य हैं किसके, प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब इनमें क्या हुआ, इस तरीके से उन्होंने पहली प्रेफरेंस दी। अब इनके पास क्या होगी, इनके पास क्या है, दो दो प्रेफरेंसेज है, प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल वोटिंग है, मतलब कि पहली प्रेफरेंस में ये दे दिया। अब सेकंड प्रेफरेंस में इन्होंने क्या किया, कि जो ए है, ए को क्या दिया, ए को मान लो एक ने 10 वोट दिए, ठीक, सेकंड प्रेफरेंस ने 10 दिए, इसको 40 दिए, ओके। और सेकंड प्रेफरेंस में कितने हो गए 50, और इसको 50 दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि जीत कौन रहा है। अब तो पहली बार में अगर जीत रहा है तो ठीक है, कितना हो गया 40 और 50। अब इनका जो एवरेज मिला के इस तरीके से निकाला जाता है। अब ये हो गए इस तरीके से वोटिंग। अब जो हार रहा है जो जो व्यक्ति वोट जो हार रहा है, उसके वोट को बांटा जाता है किन में, इन दोनों में, जो जीतने वाले, जो मतलब जो ज्यादा वोटिंग है। अब उनमें बांट के ये देखा जाता है कि किस व्यक्ति के पास में 50% प्लस 1 जो है वो वोट मिल रहे हैं, तो उसी व्यक्ति को क्या जीता माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कि हर व्यक्ति के पास दो प्रेफरेंसेस होती हैं वोट डालने की। पहली प्रेफरेंस में वोट वो देगा, दूसरी प्रेफरेंस में वोट देगा। फिर जो हार रहा व्यक्ति है उसके उसकी जो जो व्यक्ति हार रहा है उसकी प्रेफरेंस को क्या बांट दिया जाएगा उन दोनों में। ये देखा जाएगा, जैसे मान लो ये 10 व्यक्तियों ने ए को वोट दिया। अब इसके टोटल वोट मान लो कितने आ गए 45। अब जो ए की जो वोटिंग है, तो उसका ये देखा जाएगा कि जो ए को वोट दिए हैं, मतलब ए तो अब हार ही रहा है, तो इनकी जो है सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी और फिर इनमें बांट दिया जाएगा बी और सी में। उस तरीके से फिर जो जीतेगा 50% प्लस 1 उसको वोट दे दिए जाएंगे, ओके। अब इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, ऐसे समझिए
कि मान लो ABC ये वोटिंग थी, ठीक। अब इसमें मान लो 35, 30 और 20 ये वोट दिए, ठीक है। 35, 30 ये 20 नहीं, 35, 30 और 35, ओके। अब इनकी ये पहली प्रेफरेंस थी। अब ये देखा गया, पहली प्रेफरेंस थी। अब सेकंड प्रेफरेंस में क्या हुआ कि सबसे कम किसके पास है, बी के पास वोट है, ठीक है। तो बी को जो 30 लोग दी, 30 लोगों ने बी को वोट दिया। अब इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी जाएगी, जोन से 30 लोगों ने बी को वोट दिया, इनकी सेकंड प्रेफरेंस क्या थी। अब इनकी सेकंड प्रेफरेंस में मान लो ए को, मान लो लोगों ने 20 लोगों ने ए को प्रेफरेंस दी थी और इन 30 में से 10 लोगों ने सी को प्रेफरेंस दी थी। अब इसमें कितने हो गए, तो ये 55 हो गए और ये 45 हो गए। तो इसका मतलब कौन जीता, ए वाला जीत गया। इसका मतलब इसके पास 50% प्लस 1 हो गया, ओके। इस तरीके से ये है। फिर उसके बाद नॉमिनेशन प्रोसेस, जो अगर कोई भी जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है, उसको क्या चाहिए, उसे 50 लोग, मतलब कि 50 लोग लोकसभा, 50 लोग जो है राज्यसभा के लोग जानते होने चाहिए। यानी कि उन राष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार है उसको कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 जो है अनुमोदक द्वारा समर्थन देना आवश्यक है, तभी वह चुनाव लड़ सकता है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। फिर उसके बाद देखते हैं भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल और निर्वाचन योग्यता व विवाद का निवारण। अब आर्टिकल नंबर हम लोगों ने 55 देख लिया। 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन, और 54 में क्या है, इलेक्टोरल रोल, यानी कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। अब इसके बाद जो है 56 नंबर आर्टिकल, तो आर्टिकल नंबर 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो आर्टिकल नंबर 56 में ये चीज दी है। तो राष्ट्रपति जब चुन के आता है तब से 5 साल का उसका कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल होता है। उस दिन से गिना जाता है जब वह पद पर कार्यभार संभाल लेता है, ओके। और राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकता है और वह अपने हस्ताक्षर से भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित कर सकते हैं। यानी कि अगर अपना त्याग पत्र देगा तो वो किसे देगा, अपना अगर राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना है तो वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को, ओके। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। तो आर्टिकल नंबर 56 में जो कार्यकाल कितना है उसका 5 साल है, पद पर आसीन होने से 5 साल तक, ठीक है। अब आर्टिकल 57 में कि अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, ठीक है। अब ये त्याग पत्र वाला आगे देखेंगे। आर्टिकल नंबर 57 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, यानी कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी भी बार लड़के जीत सकता है। यानी कि चुनाव लड़के वो कोई भी व्यक्ति की कोई ड्यूरेशन नहीं है कि ये 2 बार प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे कि अमेरिका में है कि कोई भी व्यक्ति 2 ही बार उसे चांस मिल सकता है बनने का। इसमें क्या है भारत में कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़के जो है राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया जाता है और पुनर्निर्वाचन संभव है। यह आर्टिकल नंबर 57 में दिया हुआ है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 58। अब राष्ट्रपति के बनने की योग्यता। अब योग्यता हम लोगों ने जितनी देखी है कुछ तो कॉमन ही होती है मैक्सिमम, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंट ना हो, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया ना, अनसाउंड माइंड ना हो, ये तो फिक्स है। अब इसमें क्या स्पेशल जो है वो है एलिजिबिलिटी। तो राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम कितनी एज चाहिए, 35 ईयर। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है। और सेकंड ये याद रखने वाला है कि राष्ट्रपति जो है पद के लिए कौन व्यक्ति चुना जाएगा, जो कि लोकसभा का जो मेंबर है उसके बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो ये जरूर पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति जो पद का चुनाव लड़ना चाहता है उसके लिए ये भी एक एलिजिबिलिटी है कि वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। लोकसभा ये जरूर याद रखना है, लोकसभा। क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने में क्या होता है, उपराष्ट्रपति की अगर योग्यता जब हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यता हो। क्योंकि वो क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तो उसे क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी में ये होता है कि उसे राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी में। और लेकिन राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा का सदस्य जो है
के लिए अर्हता होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। और क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति किसमें आर्टिकल में दी? आर्टिकल 58 में। तो ये याद रखना, आर्टिकल 58। ओके। और तो सारे वही है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, है इंसॉल्वेंट ना हो, बैंकरप्ट ना हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ये सारा कुछ। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में दिया है, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब आर्टिकल नंबर 71 देखते हैं। तो आर्टिकल 58 के बाद आर्टिकल नंबर 71 क्या है कि अगर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उससे संबंधित कोई भी डिस्प्यूट आता है, यानी कि कोई भी विवाद होता है, तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत, चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे वो उपराष्ट्रपति, दोनों में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा। तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि आर्टिकल नंबर जो 71 है उसमें क्या चीज दिया है कि अगर डिस्प्यूट हो किसमें, इलेक्शन में, तो कौन जो है मैं किसका डिसीजन मानना होगा? सुप्रीम कोर्ट का। ओके, बस केवल इतना ही पॉइंट याद रखना। और जो डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट का, और कोई भी उसके अगेंस्ट में अपील नहीं की जा सकती। ठीक। और लाभ के पद कौन कौन से नहीं माने जाते? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्री, ये लाभ के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माने जाते। ये भी पॉइंट याद रखना। अब आर्टिकल 58 के बाद हम लोग आर्टिकल 59। तो 71 में क्या था? इलेक्शन डिस्प्यूट अगर हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट जो अथॉरिटी है वही उनके डिस्प्यूट को सुलझाएगी और वही फाइनल डिसीजन देगी। तो आर्टिकल 71 में ये चीज है। अब आर्टिकल नंबर 59 से 62 में देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 59 में क्या है? राष्ट्रपति के पद की शर्तें। अब शर्तें क्या है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी संसद या राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। योग्यता रखता हो लोकसभा सदस्य बनने की, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे वो संसद हो, चाहे राज्य विधायिका हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। मतलब सदस्यता उसके पास किसी की नहीं होनी चाहिए। और यदि अगर उसके कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो वह अपने जो है शपथ लेने के दिन तक अपनी सदस्यता खो देता है। अगर मान लो ये चीज है किसी के पास, मान लो कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, उसके पास ये चीज पहले से ऑलरेडी, और वो राष्ट्रपति को चुनाव जीत भी गया, तो वह शपथ लेने के दिन तक उसकी सदस्यता को त्याग देता है। ठीक। अब राष्ट्रपति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता कोई भी, ये वेतन भत्ते इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब कार्यकाल के दौरान वेतन भत्तों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के वेतन में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। ओके। और राष्ट्रपति को क्या क्या छूटें मिलती हैं कि आधिकारिक कार्यों के लिए पूर्ण कानूनी संरक्षण मिलता है। आपराधिक मामलों में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। अगर कोई, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन है तब तक उस पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता, ना गिरफ्तारी हो सकती है ना जेल हो सकती है। यानी कि राष्ट्रपति अगर कोई क्राइम भी करता है तो भी उसको ना गिरफ्तारी ना जेल हो सकती है। ठीक है। बट निजी कार्यों के लिए कार्यकाल के दौरान कोई भी अगर सिविल मुकदमा नहीं है, सिवाय इसके 2 महीने पूर्व सूचना दी जाए। यानी कि क्रिमिनल केसेस में तो कुछ नहीं होगा, सिविल केसेस में क्या है? सिविल केसेस में अगर उसे 2 महीने पहले सूचना दी जाएगी तो उस पे जो है मुकदमा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसे सिविल केसेस करने से पहले मुकदमा तो हो जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कि निजी कार्यों के लिए भी कार्यकाल के दौरान कोई भी दीवानी मुकदमा नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि 2 महीने पूर्व सूचना दी जाए। यानी कि सिविल केसेस में भी उस पर कोई भी जो है मुकदमा नहीं हो सकता, बस क्या है 2 महीने पहले सूचना दे सकते हैं। फिर आर्टिकल नंबर 58 के बाद 59 हम लोगों ने देख लिया। उसमें क्या दिया है? राष्ट्रपति की जो पदों की शर्तें किसमें दी है? आर्टिकल नंबर 59 में दी है। अब 60 नंबर है। 60 में ओथ है, मतलब राष्ट्रपति जो है जब बन जाता है तो ओथ यानी कि शपथ किसके सामने लेता है? तो शपथ का प्रतिज्ञान भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो है सामने दिलाई जाती है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके। लेकिन राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, यानी कि अपना त्याग पत्र अगर देना चाहे तो वो किसे देगा?
तो वो सीजीआई को नहीं, वो अपने वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है, तो आप लोग याद रखें कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और राष्ट्रपति का जो त्याग पत्र है वो किसे देगा, राष्ट्रपति अपना वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल नंबर 60 में क्या चीज लिखी है, राष्ट्रपति की ओथ के बारे में दिया है। और अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उपस्थित नहीं है उस टाइम पे, तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, यानी कि जो सीनियर मोस्ट जो जस्टिस हैं, वो दिलाएंगे इनको शपथ। ठीक, और राष्ट्रपति की शपथ में क्या प्रतिज्ञा होती है, संविधान की विधि, रक्षा, संरक्षण और उनका पालन करेगा। ओके, अब आर्टिकल नंबर 61, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। 58 तक याद रखना, फिर उसके बाद 59 60 में ये देख लेना, ओथ है, 60 में तो ओथ है, ये भी इंपोर्टेंट है। 58 चाहे भले भी ना याद रखें, लेकिन याद तो आपको सभी करने हैं क्योंकि बहुत ही लिमिटेड आर्टिकल है। अब 61 में क्या है, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग, यानी कि उनको हटाने के लिए क्या प्रोसीजर है इम्पीचमेंट के लिए। तो क्या है, सबसे पहले तो अगर राष्ट्रपति को अपने पद से केवल एक कंडीशन में हटाया जा सकता है, वो क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के जो नियम है, संविधान का अगर उल्लंघन कर देता है राष्ट्रपति, तो उसके आधार पर उस पर महाअभियोग चलाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। केवल एक ही कंडीशन है, क्या, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जरूर याद रखना कि इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग राष्ट्रपति पे कब चलाया जाएगा, कि जब वह जो है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन के उल्लंघन कर देगा, यानी कि संविधान का उल्लंघन कर देगा। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। अब जो ये प्रोसेस है किसकी, इम्पीचमेंट की, यानी कि महाभियोग की प्रोसेस है, तो ये जुडिशियल, पूरी तरीके से जुडिशियल नहीं है, ये क्या है, अर्ध न्यायिक है, यानी कि क्वासी जुडिशियल है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी जरूर याद रखना कि जो ये इम्पीचमेंट की प्रोसेस है किसकी, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग चलाने की, वो प्रोसेस कैसी है, वो जुडिशियल नहीं है, वो क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, और संसद के दोनों सदन के द्वारा मिलकर ये संपन्न होती है। अब ये प्रोसेस है क्या इम्पीचमेंट की, ये अब आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट दिया है, और इम्पीचमेंट कब हो सकता है, जब जो है राष्ट्रपति वायलेट कर दे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा है कि संविधान का उल्लंघन करना क्या होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखना कि संविधान में वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अब महाअभियोग की प्रक्रिया क्या है। अब महाअभियोग की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले, जैसे मान लो महाअभियोग चलाना है प्रेसिडेंट पे, तो सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या देनी पड़ेगी, सूचना। सबसे पहले 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी राष्ट्रपति को कि हम आपके ऊपर महाअभियोग चलाने वाले हैं। तो राष्ट्रपति फिर अपनी मीटिंग करके उन्हें बता भी सकता है, मना भी सकता है। ओके, फिर उसके बाद अगर ये फिर भी नहीं होता है, आगे अगर ये प्रोसेस बढ़ती है, तो उसमें क्या होता है कि अब जिस सदन में बिल आया है किसका, इम्पीचमेंट का, तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो 1/4 मेंबर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए वो प्रस्ताव, यानी महाअभियोग जो है, महाअभियोग का प्रस्ताव जो है, उस पे 1/4 मेंबर सिग्नेचर करके वो सदन में लाएंगे। ओके, अब जिस सदन में लाएंगे, ठीक है, अब जिस सदन में लाया गया, मान लो लोकसभा में लाया गया, ठीक, लोकसभा में ये महाअभियोग का 1/4 लोगों ने साइन कर दिया और ये आ गया लोकसभा में। अब लोकसभा में आएगा, फिर लोकसभा से पास होके कौन सी मेजोरिटी थी, स्पेशल मेजोरिटी थी, यानी कि 2/3 के वोट से पास होके दूसरे सदन में भेजा जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वहां से भी 2/3 जो है बहुमत से पास करना होगा दूसरे भी सदन से। जब दोनों से पास हो जाएगा, तब उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यानी कि इस प्रोसेस, इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या है कि अगर इम्पीचमेंट चलाना है राष्ट्रपति को, सबसे पहले तो 14 दिन पहले क्या, पूर्व सूचना दें। फिर उसके बाद जिस भी जो है सदन में मतलब इम्पीचमेंट लाना है, उस सदन के 1/4 मेंबर उस पर साइन करेंगे, तब तो वो आगे चलेगा महाअभियोग के लिए प्रोसेस। फिर जौन से सदन में आया, वो उस सदन से उस प्रस्ताव को 2/3 के बहुमत से पास कराना पड़ेगा, यानी कि 66% लगभग लोग सहमत होंगे, तब वह पास होगा। ठीक है,
फिर उसके बाद ये पास होके सेकंड सदन में जाएगा। सेकंड सदन में भी सेम प्रोसीजर कि 2/3 बहुमत से पास करना होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, ये चीज पास हो जाएगी और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज देखनी है। अब ये चीज इसमें लिखी है कि आरोप संसद में किसी भी सदन में चलाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि इस लोकसभा में हम लोगों ने इसकी एलिजिबिलिटी में पढ़ा है, राष्ट्रपति की एलिजिबिलिटी में क्या पढ़ा है कि राष्ट्रपति का जो एलिजिबिलिटी है वो लोकसभा के मेंबर बनने की है। तो अगर वहां पे अगर सेंटेंस आपका कथन में या निष्कर्ष ऑप्शंस में ये आ जाता है कि राष्ट्रपति पे अगर इम्पीचमेंट चलाया जाता है तो वह केवल लोकसभा में लाया जाएगा। ठीक, सबसे पहले लोकसभा से स्टार्ट करना जरूरी है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इम्पीचमेंट का प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जाता है। किसी भी सदन मतलब कि चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, बट वहां के 1/4 मेंबर को क्या हस्ताक्षर करने होंगे, यानी कि आरोप पत्र पर जो प्रस्ताव है उस पर 1/4 मेंबर जो है हस्ताक्षरित करेंगे, तब वह चीज प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। और इस चीज को लाने से पहले कितने 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा राष्ट्रपति को। और यदि आरोप सदन में कुल 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो मामला दूसरे सदन में भेजा जाता है और क्या जांच समिति भी गठित की जा सकती है। इसके लिए जांच समिति भी गठित की जा सकती है, तो ये भी पॉइंट याद रखना। और राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या वकील के माध्यम से बचाव भी कर सकते हैं। अगर इम्पीचमेंट चल रहा है तो उस बीच में क्या है, राष्ट्रपति बचाव भी कर सकते हैं अपने वकील की मदद से। ओके, और अगर सेकंड सदन से भी क्या हुआ, 2/3 बहुमत से पास हो गया और आरोप सही पाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। ओके, तो इतने पॉइंट इसमें हैं। और अब तक कोई भी भारतीय राष्ट्रपति पर यह चीज लागू नहीं हुई है, यानी कि इम्पीचमेंट किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं आया है अभी तक, टिल नाउ। तो इस महाभियोग की प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले तो अगर प्रस्ताव चलाना है, महाभियोग लाना है, तो सबसे पहले तो सूचना दो 14 दिन पहले। फिर उसके बाद कोई भी सदन में इसे स्टार्ट करने के लिए 1/4 मेंबर की सहमति चाहिए। फिर उसके बाद उसी सदन में, जैसे मान लो लोकसभा के में स्टार्ट हुआ या राज्यसभा में मान लो स्टार्ट हुआ, तो 1/4 मेंबर ने सहमति दे दी और फिर उसी सदन से 2/3 जो है बहुमत से उसे पास करके सेकंड सदन में भेजेंगे। फिर सेकंड सदन में भी 2/3 पास 2/3 बहुमत से अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब आर्टिकल नंबर देखते हैं 62 आगे। तो आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट है, ओके, और आर्टिकल नंबर 60 में ओथ है, ये पॉइंट जरूर याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 62। इसमें क्या है, अगर वैकेंसी हो जाती है, वैकेंसी का मतलब अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहला तो यही हो सकता है कि राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया हो 5 साल, तब भी राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, या उन्होंने क्या दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट को, दूसरा पॉइंट, या उस समय क्या हुआ, महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया गया, तब भी क्या हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। ठीक, ये सारे क्या हैं, ये सारे वो तत्व हैं जिनसे कि क्या हो सकती है, राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। तो इसमें होगा क्या, ये हम लोगों को आगे देखना है। तो पहले तो ये 4 कारण ये हो गए। 5वां कारण क्या हो गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हम लोगों ने देखा आर्टिकल नंबर 71 में, अगर चुनाव में कोई डिस्प्यूट है तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो अगर चुनाव रद्द कर दिया तब भी क्या, वैकेंसी हो जाएगी, यानी कि खाली हो जाएगा पद राष्ट्रपति का। तो फिर पद रिक्त हो गया, अब इस स्थिति में होगा क्या। सबसे पहले तो अगर पद रिक्त है, जैसे मान लो राष्ट्रपति कहीं बाहर ही गया है, ठीक है, अगर देश के बाहर गया है तब भी क्या है, पद रिक्त है, तो उस समय राष्ट्रपति के पद का कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि अगर वैकेंसी इन फील्ड में हो या राष्ट्रपति कहीं बाहर गए हो और जो है वैकेंसी हो गई हो, खाली हो गया हो वो पद, उस उतने ही समय के भले ही खाली हो गया, लेकिन उसका कार्य कौन करेगा, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो सारे सैलरी भत्ते सुविधाएं सारी जो है राष्ट्रपति की मिलती हैं उपराष्ट्रपति को। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपलब्ध है, अगर मान लो राष्ट्रपति नहीं है अवेलेबल और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो उसके पद पे कौन बैठेगा, तब बैठेंगे
भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब बैठेंगे। तो सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति को प्रेफरेंस, अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और ये मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति के पद की वैकेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो 6 मंथ। तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि 6 महीना मैक्सिमम वैकेंसी हो सकती है जहां पे राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं रह सकता है, मतलब रहता है। तो 6 महीने तक मैक्सिमम इनका भी टाइम पीरियड कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ। अगर वैकेंसी है और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मान लो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश हैं, वो बने हैं अगर प्रेसिडेंट, तो मैक्सिमम कितने महीने के लिए बन सकते हैं, 6 महीने के लिए। उसके भीतर क्या नए राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति मान लो उनकी मृत्यु हो गई तो क्या हो गई, तो 6 महीने के लिए ये चलेगा और 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। और नया राष्ट्रपति जो चुन के आएगा, जिस दिन चुनेगा उस दिन से 5 साल उसका नया कार्यकाल रहेगा। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। जैसे अब इसमें पूरा कार्यकाल मिलेगा, और जैसे हम लोगों ने अभी जब बीपीओ का पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि जो प्रधान है, प्रधान का क्या होता है, अगर उसको हटा दिया गया पद से, मान लो 2 साल बाद, पहली बात तो आता ही है उस पर अविश्वास प्रस्ताव, अगर मान लो 2 साल बाद हटा दिया गया तो उसका कार्यकाल आगे के 3 साल के लिए होता है, नया जो प्रधान है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जब चुनाव होता है उसके 5 साल के लिए कार्यकाल आगे रहता है। अब देखते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तब अब इसकी क्या है, 7 प्रकार की पावर हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले प्रकार की कौन सी पावर है, तो राष्ट्रपति की पावर कई प्रकार की हैं, तो उसमें सबसे पहली देख रहे हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, डिफेंस के लिए पावर है, जुडिशियल पावर है, तो ये सारी देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, इन्फोर्स करना, ठीक। तो भारत के राष्ट्रपति के अधीन सभी कार्यपालिका की शक्ति समाहित होती है, ये हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 53 में ये सबसे पहले देख लिया। आर्टिकल नंबर 53 में क्या देखा कि राष्ट्रपति में सारी कार्यपालिका की शक्तियां जो है समाहित होती हैं, उनके बिना कोई भी लॉ लागू नहीं हो सकता, और जो संविधान द्वारा निर्धारित की गई है ये चीज इसमें लिखी है। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि सभी कार्यकारी जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, ये चीज हम लोगों ने कल ही पढ़ी थी कि सारे जो लॉ हैं, सारे जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, क्योंकि उसका सिग्नेचर होता है हर बिल के साथ में, हर एक्ट जब बनता है तो उसका सिग्नेचर होता है, तो यानी कि उसी के नाम पे सारा काम होगा। अब कोई भी फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग हो, कुछ भी हो, सब में किसका नाम लिखा जाता है, राष्ट्रपति का। तो ये चीज पहला पॉइंट है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, और राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल नंबर 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर जो 75 है उसका 1, 75 का 1 के अनुसार क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और किन लोगों की नियुक्ति करता है ये भी हम लोग आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या है। सबसे पहला तो वो प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा, जो जीती हुई पार्टी है उसका जो लीडर है, उस जीती हुई पार्टी का जो लीडर है उसको क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 75 के 1 के तहत। और जो अन्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक। तो ये भी पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये हो गया प्रधानमंत्री। और अन्य जो मंत्री परिषद है, अन्य जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो प्रधानमंत्री क्योंकि हेड है उसका लोकसभा का, तो उसमें क्या है, उसके अनुसार अन्य जो मंत्री हैं उनकी जो नियुक्ति करता कौन है, जो है प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। फिर उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी की नियुक्ति भी कौन करता है, ये राष्ट्रपति। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, यानी कि जो चुनाव आयुक्त होता है प्रमुख, एक चुनाव आयुक्त होता है, 2 मुख्य जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, ये भी, और जो मतलब यूपीएससी के जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो भी, और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है यानी कि राज्य के भी लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति ये करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति
कौन करता है? प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होते हैं, अब जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि उनका चुनाव नहीं, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्टली। ओके, स्टेट गवर्नर होते हैं जो स्टेट के गवर्नर। फिर केंद्र शासित जो प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जैसे कि राज्यों में गवर्नर होता है और यूनियन टेरिटरी में क्या होता है? यूनियन टेरिटरी जो होती हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति इतने पदों की नियुक्ति करता है। और जितने भी SC ST जितने भी आयोग हैं, SC ST आयोग, OBC, इन सबके जो हेड हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये पॉइंट, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर है कि प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, अटॉर्नी जनरल और UPSC और स्टेट PSC, इनके मेंबर और अध्यक्ष, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन और गवर्नर, यूनियन टेरिटरी के जो है एडमिनिस्ट्रेटर और जितने भी आयोग हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट में आ सकते हैं। क्या CAG की नियुक्ति कौन करता है? ऐसे आ सकता है, तो आप लोग एक बार देख लेना। अन्य क्या है कि जो प्रधानमंत्री से भारत सरकार के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जानकारी मांग सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से भारत सरकार के प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी ऑब्वियसली मांग सकता है, क्योंकि आर्टिकल 74 के 1 में क्या लिखा है कि उन्हीं को कार्य करने के लिए ये बनाई गई है, जो है प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, तो ये चीजें हैं, ये पढ़ लेना। अनुसूचित जाति जनजाति और राष्ट्रपति के अधीन होता है। और वह अनुसूचित क्षेत्र यानी कि कोई भी अगर एरिया, वो शेड्यूल एरिया घोषित करना है तो वो किसके पास सकती है? वो सकती है राष्ट्रपति के पास। यानी कि कोई भी एरिया, शेड्यूल एरिया होगा, ये राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब जो सेंटर स्टेट कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कौन करता है? यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना भी प्रेसिडेंट करता है। तो इतनी चीजें जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी भी स्थापना प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। और किसी भी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करने को कह सकता है। तो ये सारी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है किसकी? जो है राष्ट्रपति की। अब देखते हैं दूसरी, लेजिस्लेटिव पावर। ओके, तो ये तो सारी थी इंप्लीमेंट करने वाली एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, अब देखते हैं लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग वाली पावर कौन कौन सी हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद से संबंधित कई महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां प्राप्त हैं और संसद का अभिन्न अंग है। ये हम लोगों ने कल देखा था कि जो संसद है उसमें कौन कौन है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब मुख्य विधायी शक्ति में क्या है? राष्ट्रपति क्या है? एक संसद का हिस्सा है, ये हम लोगों ने देखा है। राष्ट्रपति लोकसभा दोनों के साथ संसद का हिस्सा होता है। फिर जो संसद के जो सत्र होते हैं, यानी कि संसद में जो सत्र लगते हैं 3 BMW से हम लोगों ने याद किया था, बजट, मानसून और जो है समर सेशन। इनको बुलाता कौन है? इनका मतलब समन कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति। इन्हें प्रोरोग कौन करता है? प्रोरोग यानी कि इन्हें को स्थगित कौन करता है? इन सेशंस को स्थगित भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अब इनको अगर डिसॉल्व करना है, यानी कि लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उसको डिसॉल्व करने की भी शक्ति ये किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास में। ओके, तो ये चीजें, समन करना, प्रोरोग करना और डिसॉल्व करना, तीनों शक्ति उसमें है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है पिछले वीडियो में कि जो ज्वाइंट सिटिंग है, आर्टिकल नंबर 108, इसमें क्या है कि कोई भी बिल अगर इम्पोर्टेंस का है तो उसके ऊपर ज्वाइंट सेशन कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट। तो ये भी किसकी पावर हो गई? ज्वाइंट सेशन बुलाने की पावर किसकी हो गई? ये राष्ट्रपति होगी। और इस जो मीटिंग है आर्टिकल नंबर 108 के तहत ज्वाइंट सेशन, इसकी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वो उपलब्ध नहीं है तो लोकसभा का जो डिप्टी स्पीकर है वो करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा करेगा, नहीं तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, नहीं तो अल्टीमेटली राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष है वो करेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था, ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे क्या है? और अब तक जो 3 जो ज्वाइंट सेशन है ये हम लोगों ने कल ही देख ली थी, 1961, 78 और 2002, कोटा और बैंकिंग रेवोल्यूशन और दहेज प्रथा, डाउरी प्रोहिबिशन। ये 3 बिल में ज्वाइंट सिटिंग बुला चुके हैं कौन? प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 108 के तहत में। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है?
साल के पहले बजट सत्र और आम चुनाव के बाद पहले सत्र में संसद को संबोधित कौन करता है? ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जब भी कोई भी लोकसभा चुन के आती है तो सबसे पहले कौन मीट एंड ग्रीट करता है? तो वो प्रेसिडेंट मिलता है लोकसभा से, ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव करता है, आगे शपथ दिलाता है। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर उसके बाद राज्यसभा के जो मेंबर हैं, हम लोगों ने देखा था राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करता था, ठीक है, 12 मेंबर, जो कि कौन कौन से क्षेत्र से, क्लास वर्ड से हम लोगों ने याद किया था, जिसमें कि सी जो है वर्ड हटा के LASS से याद किया था, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। ओके, इनसे मेंबर हैं। जो कौन नॉमिनेट करता था? ये करते थे प्रेसिडेंट। तो ये भी इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। फिर उसके बाद ये तो हटा ही दिया गया कि दो जो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करता था, ये 104 जो है आर्टिकल नंबर 104 जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, उसके तहत पहले क्या था, दो एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट करता था, तो ये चीज तो हट गई है। ओके, उसके बाद संसद के सदस्यों की अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेता है, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श करके। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? हम लोगों ने देखा था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, यानी कि जो संसद के जो सदस्य हैं उनकी अयोग्यता के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कौन करता था, ये हम लोगों ने देख लिया। एक तो था रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एक था रिगार्डिंग जो है डिफेक्शन। तो डिफेक्शन में तो जो हाउस का प्रमुख होता था वो करता था डिस्क्वालीफाइड मेंबर्स को, लेकिन अगर डिस्क्वालिफिकेशन किसके कारण है? उनकी क्वालिफिकेशन के कारण, यानी कि उनमें कोई योग्यता ही में कमी है, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी कम है, तो कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। किसके साथ डिस्कशन करके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही तो योग्यताएं डिसाइड की हैं कोई भी मेंबर की, तो उनके साथ बात करके राष्ट्रपति हटाता है। तो ये भी इसकी एक लेजिस्लेटिव पावर है। फिर उसके बाद बजट संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में अनुमति से पेश किया जाता है। अब ये कॉमन सेंस है, हम लोगों ने देखा था कि जो मनी बिल है, मनी बिल भी किसकी अनुमति के बिना नहीं पास हो सकता, या फाइनेंशियल बिल नंबर 1 जो हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 117 के पार्ट 1 में देखा था, तो ये और कौन, मनी बिल, दोनों प्रायर परमिशन किसकी लेनी पड़ी थी? अगर पार्लियामेंट में ये बिल लाने हैं तो इससे पहले प्रायर परमिशन हम लोगों ने उसमें लिस्ट बना के एक देखा था कि राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी होगी, तब उसके बाद ये बिल पार्लियामेंट में आ सकते हैं। ओके, तो ये भी इसकी क्या हो गई, एक तरीके से लेजिस्लेटिव पावर हो गई। उसके बाद कोई भी जो है राज्य, उसकी सीमाएं बढ़ाने हैं, उसके नाम बदलने हैं, सारा कुछ कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। फिर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कानून बनता है। ये तो सीधी, ये तो सबसे सर्वोच्च पावर है कि कोई भी बिल को अगर एक्ट बनाना है तो किसका सिग्नेचर लगेगा? अल्टीमेट सिग्नेचर। तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी जो बिल है वो कानून नहीं बन सकता। ओके, अब जो बिल है वो कुछ जो ऑर्डिनरी बिल है, हम लोगों ने देखा था कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन दोनों में जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? अगर इनके पास बिल आएगा तो उन्हें वापस नहीं लौटा सकते, इन दोनों बिल को, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन के लिए बिल और कौन सा, मनी बिल। बाकी कोई भी बिल है उन्हें वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं वापस पार्लियामेंट में, कि इस पे पुनर्विचार करके दोबारा लाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें कुछ भी त्रुटि है, तो इस वजह से वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो वो भी एक प्रकार से उनकी क्या है? एक लेजिस्लेटिव पावर है। और अगर ये पुनर्विचार करके ये दोबारा जब बिल आता है तो क्या है, तब वह दोबारा से उसको वापस नहीं कर सकते। यानी कि कोई बिल, ऑर्डिनरी बिल है, वो पास हुआ दोनों सदन से, फिर राष्ट्रपति के पास में गया, तो राष्ट्रपति को उसमें कुछ गड़बड़ लगी, तो उसने एक बार लौटा दिया कि दोबारा से इस पर विचार करना चाहिए आप लोगों को। तो फिर विचार करके दोबारा पास होके वहां से आ गया, तो राष्ट्रपति की शक्ति वहां पे ये लेजिस्लेटिव वाली ये खत्म हो जाएगी कि वह पुनर्विचार के लिए लौटा सके। तब उनको हर कंडीशन में सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है, ये पॉइंट जरूर याद रखना कि अगर वापस बिल आता है, ठीक, कब? पुनर्विचार के बाद में, तब राष्ट्रपति की लेजिस्लेटिव पावर ये पुनर्विचार वाली खत्म हो जाती है और उसको सिग्नेचर करना पड़ता है। ओके, और मनी बिल और संविधान संशोधन बिल को तो वापस ही नहीं कर सकता, पहली बार में ये करना ही पड़ेगा। ओके, ये भी याद रखना। फिर उसके बाद देखते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस भी एक तरीके से क्या है? ऑर्डिनेंस मतलब कि अध्यादेश। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है ये भी क्या है? एक
लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन ये जो लॉ है, यानी कि जब ये लॉ बन जाता है, ऑर्डिनेंस पास कर देता है राष्ट्रपति, लेकिन ये होता क्या है, ये पास हुआ लॉ होता है, यानी कि इसमें पार्लियामेंट की क्या नहीं चाहिए, नो नीड ऑफ पास फ्रॉम लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि ये लोकसभा और राज्यसभा से बिना पास किए भी लागू होता है, तभी इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव लॉ कहते हैं। पावर तो ये लेजिस्लेटिव है, किसकी, राष्ट्रपति की, लेकिन ये लॉ जो क्या है वो एग्जीक्यूटिव लॉ है, यानी कि डायरेक्ट लगा हुआ लॉ है, डायरेक्ट पास लॉ है। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर किसमें है, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 में है। ठीक, ऐसी गवर्नर का कौन से आर्टिकल में है, 213 में, यानी कि 2 आगे कर दो तो 213 में गवर्नर का ऑर्डिनेंस है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश, अब इसकी क्या कंडीशन है कि अगर मान लो पार्लियामेंट जो है वो सेशन में नहीं है, यानी कि कोई भी सेशन नहीं चल रहे हैं, बजट मानसून और समर, तब क्या होता है, और अगर इमरजेंसी नीड में कोई लॉ की जरूरत पड़ी, तब ये ऑर्डिनेंस पास करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 के तहत उसके पास ये पावर है कि वह डायरेक्ट बिना सदन की कार्रवाई के कोई भी लॉ को लागू कर सकता है। ठीक, तो वही चीज लिखा है इसमें कि आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति संसद के सत्र ना होने पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने की क्या स्थिति है, जब संसद में कोई भी सत्र ना चल रहे हो और कोई भी आपातकालीन, हमने बोला है इमरजेंसी सिचुएशन है, तुरंत कानून बनाना है और किसी की सलाह पर। अब इसमें भी ये है कि इसमें जब ऑर्डिनेंस लाता है उससे पहले लिखित में मंत्रिपरिषद इनको परमिशन देते हैं, किसको, राष्ट्रपति को लिखित में परमिशन चाहिए होती है अध्यादेश लाने के लिए, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं। तो किसकी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये ला सकते हैं ऑर्डिनेंस, अपने मन से, मतलब बिना लिखित परमिशन के मंत्रिपरिषद की ये ऑर्डिनेंस नहीं आता है। तो ये पॉइंट भी याद रखना कि रेटिंग में चाहिए होता है कि ऑर्डिनेंस लाने की परमिशन किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। ओके, और ये पूरे भारत में लागू होता है, ऑब्वियस चीज है। अब इसमें क्या है, ये वही चीज लिखी है, संसद ये संसद के साथ ना चल रहे हों, यदि केवल वही है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें देखा जाता है आगे की प्रोसेस ये है कि ये क्या है, एक पार्ट कानून है और सीधा ये लागू हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसकी वैधता कितनी होती है, यानी कि जो है, जो ये कानून बनता है, ऑर्डिनेंस जो आता है, पास होता है, तो इसकी टोटल वैलिडिटी कितनी होती है, तो टोटल वैलिडिटी कितनी होती है, 6 मंथ होती है, 6 मंथ। ठीक है, अब इसके बारे में भी एक क्या कैच है वो मैं बता रहा हूं, इसकी वैलिडिटी कितनी हो गई, 6 मंथ। अब ये क्यों हो गई 6 मंथ, हम लोगों ने देखा था कि जब संसद के सत्र के बारे में देखा कि 3 सत्र हैं, बजट, मानसून और विंटर। ठीक है, बजट, मानसून और विंटर, हाँ BMW, सॉरी, हाँ बजट, मानसून और, शायद समर में बोल रहा था, बजट, मानसून और विंटर। अब इनमें क्या है, हम लोगों ने देखा था कि कोई भी 2 सत्र के बीच में मैक्सिमम गैप कितना, 6 मंथ हो सकता है, या मैम 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, 6 मंथ है, और ये इसकी कंडीशन भी क्या है कि जब संसद के सत्र ना चल रहे हो। ठीक है, जब संसद का सत्र ना चल रहे हैं तब ऑर्डिनेंस आ सकता है। तो 6 मंथ ही तो मैक्सिमम वैलिडिटी होगी, क्योंकि उसके बाद तो कोई ना कोई सेशन चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डिनेंस की जो टोटल कितनी हो गई, टाइम ड्यूरेशन कितनी देर के लिए ऑर्डिनेंस जारी रह सकता है, 6 मंथ के लिए। अब फिर ये चीज होती है कि अगर ये इम्पोर्टेंट है, इसे एक्ट बनाना ही है, ये तो अभी इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस के तहत लागू था, लेकिन इसे परमानेंट बनाना है, तो उसके लिए क्या है, जैसे ही संसद का सत्र चालू हुआ कोई भी, क्योंकि 6 मंथ से बीच में तो एक तो होना ही होना है, तो कोई भी सदन चालू हो जाएगा, सदन संसद का कोई भी सत्र चालू हो जाएगा, और जैसे ही चालू होगा तो विदिन 6 वीक इस ऑर्डिनेंस को पास करके जो है एक्ट के रूप में, परमानेंट रूप में राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी इसकी, 6 मंथ और प्लस 6 वीक, यानी कि 6 मंथ और 6 वीक के लिए ऑर्डिनेंस जो है परमानेंट हो सकता है। टोटल वैलिडिटी इसकी इतनी हो सकती है, 6 महीना प्लस 6 सप्ताह। ओके, वही चीज इसमें लिखी है, 6 मंथ और 6 वीक अधिकतम इसकी जो है वैलिडिटी रह सकती है ऑर्डिनेंस की। और अगर 6 मंथ के बाद अगर उसे ये लगता है ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो हो गई, इस वजह से वो इसे ऑर्डिनेंस को वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, 6 मंथ से पहले भी ले सकते हैं। ठीक है, और संविधान
में संशोधन नहीं किया जाता। जब ऑर्डिनेंस आता है तो कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती, यानी कि संविधान में कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं होती। और यह शक्ति राष्ट्रपति की क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। क्यों नहीं है डिस्क्रिशनरी पावर, आगे पढ़ेंगे। मतलब कि ऐसी पावर जो प्रेसिडेंट अपने स्वयं संज्ञान से लेता है, क्योंकि इसमें स्वयं संज्ञान नहीं, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिखित में वो चाहिए परमिशन, उसी के बाद लाता है। तो ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है, जो है लेजिस्लेटिव पावर है, ना कि डिस्क्रिशनरी पावर है। तो यही चीज लिखी है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही अध्यादेश जारी या वापस कर सकता है। और अध्यादेश पिछली तारीख से भी प्रभावी हो सकता है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब अध्यादेश जब लाया जाता है तो उससे पहले तिथि से भी कोई भी लॉ अध्यादेश के द्वारा क्या लाया जाएगा, कोई भी लॉ लाया जाएगा तो वो लॉ पिछली डेट से भी लागू हो सकता है। इसका मतलब रेट्रोस्पेक्टिव रूप में इसे लाया जा सकता है, यानी कि पिछली तिथि से भी पारित किया जा सकता है। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये किसी भी मौजूदा एक्ट को संशोधित या निरस्त नहीं कर सकता, यानी कि इस एक्ट के द्वारा ये नहीं कि कोई भी जो लॉ ऑलरेडी है उसको ये अध्यादेश लाके उसको खत्म कर दें। तो इससे कोई भी लॉ को संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है। ये ऑप्शन में आपके आ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे बनके कि प्रधानमंत्री के अध्यादेश के बारे में निम्न कथन में कौन सा कथन सत्य है, ऐसे आ सकता है। तो इसमें अगर ये लिख देगा कि अध्यादेश जारी करने का मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ और 6 वीक है, तो ये सही हो गया। अब इसमें फिर अगर नहीं वाला पूछ रहा है तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन डाल देगा जो कि नहीं होगा, जैसे कि ये डाल देगा कि यह रेट्रोस्कोपिक रूप से लागू हो सकता है। तो ये क्या है, ये चीज गलत है। ठीक है, हो सकता है तो ये चीज सही है। अगर नहीं हो सकता है वहां पे लिख के आएगा ये पिछली तारीख यानी कि रेट्रोस्कोपिक रूप से ये लागू नहीं हो सकता, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको जो है गलत कर देंगे, क्योंकि ये लागू किया जा सकता है रेट्रोस्कोपिक रूप से। तो ये जरूर आपको याद रखना है। और यह टैक्स कानूनों को भी संशोधित नहीं कर सकता। और ये भी ऑप्शन आ सकता है इसमें से कि यह जो पहले से चल रहे कानून को निरस्त कर सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये निरस्त नहीं कर सकता है। अब इसके बाद ये चीजें जो हम लोग फाइनेंशियल पावर अब देखेंगे, तो पहला हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव पावर देख ली और फिर लेजिस्लेटिव पावर देख ली। अब देखते हैं फाइनेंशियल पावर। ठीक है, अब फाइनेंशियल पावर में क्या है कि राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, तो मनी बिल में इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रायर परमिशन चाहिए। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं पहली वीडियो में। फिर बजट, राष्ट्रपति की अनुमति से ही क्या बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि आर्टिकल किसने में लिखा है, 112 में आर्टिकल नंबर, और ये किसमें 110 में। ओके, तो 112 में क्या लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। फिर कॉन्टीजेंसी पावर, ये हम लोगों ने आर्टिकल 367 इसमें देखा था, 366 जो सॉरी 366 नहीं 267 थ्रू 267 में क्या था, इमरजेंसी फंड, जो कि प्रेसिडेंट जिसे यूज कर सकता है, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। फिर एक हम लोगों ने पब्लिक अकाउंट देखा था, फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो 266 के 1 में था। तो ये पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती थी, लेकिन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो इमरजेंसी फंड है ये राष्ट्रपति के लिए होता था। ये देख लिया, ये भी क्या है, फाइनेंशियल पावर। फिर फाइनेंस कमीशन, ये हम लोगों ने देख लिया आर्टिकल 280 के तहत। कौन, अभी हम लोग पीछे देख के आ चुके हैं, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। आर्टिकल नंबर 280 में ये चीज दी जाती है। ओके, तो ये सारी क्या हो गई, फाइनेंशियल पावर। अब देखते हैं नेक्स्ट जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर इंपोर्टेंट है, जैसे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जितने भी जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, सारी नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट हो और हाई कोर्ट, तो ये दोनों याद रखने हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। फिर उसके बाद जो है एडवाइजरी जुडिडिक्शन, मतलब एडवाइजरी, ये पावर कौन सी, परामर्श शक्ति क्या है, आर्टिकल नंबर 143। तो इसमें क्या है, ये कौन सी पावर है, इसकी जुडिशियल पावर है, आर्टिकल नंबर 143। तो किसी विधिक या तथ्यात्मक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की मांग कर सकता है, लेकिन ये क्या है, ये अनिवार्य नहीं होता।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति अगर कोई भी मान लो डिसीजन में उसे अगर फंस रहा है, कोई भी अगर चीज का डाउट हो रहा है, तो वह किससे इस डिसीजन के लिए सलाह ले सकता है? तो वह आर्टिकल 143, जो कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है, जिसके तहत क्या कर सकता है, वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की सलाह जरूर ले सकता है, लेकिन उसका मन है कि वो माने या ना माने, क्योंकि कोई भी अगर कोई भी सलाह देता है तो वो कोई कभी भी बाध्य नहीं होती, यानी कि वो चाहे मानो आप चाहे ना मानो। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति, बट उसके लिए वह बाध्यकारी नहीं होगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सलाह दी है तो वो उसे माने, वो जरूरी नहीं है, वो नहीं भी मान सकता है। ओके, तो ये आर्टिकल नंबर 143 में दिया है। ओके, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब इसे दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि 131, 133 ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। ये हम लोग 137 ये सारे हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो अभी के लिए इसका जुडिशियल पावर कौन सा है? 143, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से ये परामर्श यानी कि एडवाइस ले सकता है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी पार्डन पावर है आर्टिकल नंबर 72 में। ओके, ये हम लोग अभी आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है, उसके बारे में आगे देखते हैं। और ये पार्डन पावर में ये है, पार्डन है, रिप्रीव है, रिस्पाइट है, रिमिशन है और कम्यूट है। और उसके बाद क्या है, और इसके पास स्पेशल जुडिशियल पावर क्या है कि ये कोर्ट मार्शल जो किया जाता है, कोर्ट मार्शल जो हो जाता है किसी भी आर्मी में कोई व्यक्ति है, उसका अगर कोर्ट मार्शल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसको कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उसको भी ये खत्म कर सकता है। मतलब कोर्ट मार्शल किया हुआ व्यक्ति को भी उनको दी गई सजा भी कम कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट मार्शल को भी ये नकार सकता है। और जो संघ कानूनों के अंतर्गत दिए गए अपराधों की सजा, यानी कि डेथ सेंटेंस, अगर किसी भी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो वो डेथ वाले व्यक्ति को भी माफी दे सकता है। तो ये इसकी ये स्पेशल पावर है। ओके, अब जो पार्डन पावर है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी है वो डिटेल में। तो सबसे पहले ये न्यायपालिका से स्वतंत्र एक कार्यपालिका शक्ति है, क्योंकि ये जो जुडिशरी से स्वतंत्र होगी ना एग्जीक्यूटिव पावर, तभी तो ये पार्डन पावर इसकी एक क्योंकि जो न्यायपालिका ने उसे दे दिया है 72, किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय में ये दे दिया है कि तुम्हारा जो है डेथ सेंटेंस सुना दिया है, तो उससे भी ऊपर ये पावर है, ठीक है। तो तभी तो इसमें क्या लिखा है, यह न्यायपालिका से स्वतंत्र एक एग्जीक्यूटिव पावर है, किसकी, प्रेसिडेंट की। और राष्ट्रपति कोई अदालत नहीं है, वे अपील की कोई अदालत नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति की जो पावर है वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है, न कि कोई अदालत वाली पावर है कि हाँ उसे वो माफ कर दिए, तो कोई उसमें कोई अर्जी वर्जी कुछ नहीं, ठीक है। तो यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह का उपयोग करके ली जाती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम कई बार बता चुके हैं, आर्टिकल आपको याद करना है 74 का 1, जिसके तहत हर काम जो है राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से करते हैं, ठीक। आर्टिकल क्योंकि उन्हीं के लिए 74 के 1 में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दी गई है उनको सलाह और परामर्श के लिए। अब भारत के संविधान में 5 प्रकार के क्षमादान हैं, राष्ट्रपति की 5 प्रकार के क्षमादान है। अब इसमें क्या है, एक तो है पार्डन। पार्डन का मतलब ये होता है कि किसी को कुछ भी सजा हुई है तो उसकी कंप्लीटली सजा को माफी कर दी है, ठीक। पहली चीज, सजा से दोष सिद्धि दोनों तक समाप्त कर दिया। पहला चीज ये है कि अपराधी को सभी सजाओं, दंड और अयोग्यताओं से पूर्ण मुक्ति मिल जाए, मतलब कि अगर किसी को सजा हुई उसे बिल्कुल खत्म करके नॉर्मल व्यक्ति जो आजाद व्यक्ति है वैसा बना दिया। फिर उसके बाद सेकंड है कम्यूट। कम्यूट का मतलब क्या होता है, परिवर्तन, ठीक। कम्यूट का मतलब क्या है, परिवर्तन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मिला है तो उसकी सजा वो परिवर्तित कर सकता है राष्ट्रपति, और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, ठीक है। तो कम्यूट एक दूसरी पावर है किसकी, राष्ट्रपति की, जो आर्टिकल नंबर 72 में दी रखी है। इसमें क्या है, कम्यूट में क्या है, नेचर ऑफ पनिशमेंट का बदल सकता है, कि अगर किसी को फांसी हुई है तो उसे लाइफ मतलब कि जीवन भर कारावास कर सकता है, यानी कि टाइप बदल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेशन वाली पावर। फिर उसके बाद ये लिखा है जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास, साधारण कारावास या जुर्माना में बदल सकता है। फिर रिमीशन तीसरा पार्ट है,
सबसे पहला पार्डन ही है, दूसरा क्या है कम्यूट है, तीसरा है रिमीशन। रिमीशन को कमीशन पे मतलब कि क्या करना, कुछ कमी करना। अब कमी क्या है, रिमीशन मतलब कमीशन। अब इसमें क्या है, इसमें अवधि घटाई जाती है। इसमें सजा का मतलब जैसे कि उसमें क्या था, कम्यूट वाले में क्या था कि जैसे कि मान लो किसी को उम्र कैद की सजा है, ठीक, और उसको क्या बता दिया, उसे जुर्माना लगा दिया उस पे, तो मतलब उसका नेचर ऑफ पनिशमेंट ही बदल दिया। अब इसमें क्या है, रिमीशन मतलब कि कुछ कमी करना, यानी कि अगर किसी को मान लो 10 साल की सजा है तो उसकी सजा कितनी कर दी, 5 साल की कर दी। सजा जो कठोर कारावास है, यानी कि जो सजा है वो सजा तो सेम ही रही लेकिन उसका ड्यूरेशन कम कर दिया, ठीक है। जैसे कि कठोर कारावास 5 साल का था किसी को, तो कठोर कारावास कितना कर दिया उसने, 2। इसमें नेचर चेंज नहीं हुआ, सजा तो सेम ही रही उसकी। कारावास था तो कारावास ही रहा, ये नहीं कि कारावास की जगह उसे वो कर दिया, उसे जुर्माना लगा दिया। तो ये अगर करना है तो ये कम्यूट वाली पावर हो जाएगी, ठीक है। तो पार्डन, फिर उसके बाद कम्यूट, उसके बाद रिमीशन, फिर उसके बाद रिस्पाइट। रिस्पाइट में स्पेशल केसेस हैं। अगर इनमें क्या होता है कि कोई भी अगर स्पेशल केसेस है, उन उन कंडीशंस में सजा को कम करना, जैसे कि किसी भी विशेष परिस्थिति में मूल सजा की तुलना में हल्की सजा देना। इसका मतलब कि अगर इसमें क्या है, कुछ स्पेशल केसेस में क्या है, जैसे कि कोई भी अगर गर्भवती महिला है तो उसे गंभीर रूप से शारीरिक रूप से अक्षम हो गई है, तो क्या उसके सजा को प्लायंट कर देगा, थोड़ा सरल बना देगा। तो इसमें क्या है, रिस्पाइट लगेगी इसमें। फिर एक होता है रेपरीव। रेपरीव मतलब स्थगन। स्थगन में क्या है कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर इसमें क्या आता है, मृत्युदंड। अगर किसी को मान लो मृत्युदंड दिया हुआ है किसी भी व्यक्ति को, तो वह क्या है इसमें जो रिपरीव के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को लिख के दे सकता है कि मैं मतलब सुधर गया हूं, मुझे मेरी सजा को कम या माफ कर दिया जाए। तो वो क्या है, रिपरीव के तहत में क्या हो जाएगा, उसकी जो सजा है उसका उसको जब तक के लिए रोका जा सकता है जब तक कि वो राष्ट्रपति उसको पढ़ के, जो उसने लेटर लिखा है उसको पढ़ के ये ना कह दे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, मतलब उस पर डिनाई या एग्री। अगर एग्री कर दिया तो उसकी सजा को जो कुछ भी वो करेगा बदलेगा ऊपर की 4 सजाओं में से। लेकिन अगर उसने नहीं पढ़ा तब तक उस जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो सजा होनी है वो सजा नहीं मिलेगी। मान लो किसी को मृत्युदंड मिला है, ठीक, किसी व्यक्ति को, और उसने ये लेटर लिख के दे दिया। अब राष्ट्रपति ने मान लो वो लेटर नहीं पढ़ा और उसकी जो है मृत्युदंड की तिथि आ गई, तो वो मृत्युदंड जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर उस लेटर पे जवाब नहीं दे सकती। तो उसी को क्या कहते हैं, रिप्री। और इसमें यह अवसर देता है कि राष्ट्रपति क्षमा की याचना कर सके, राष्ट्रपति को क्षमा की याचना कर सके, उसी को क्या कहते हैं, रिप्रीव कहते हैं। ओके, अब देखते हैं राज्यपाल। अब राज्यपाल की तो चलो तभी देखेंगे, लेकिन एक कंपैरिजन देख लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या क्षमा में अंतर होता है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास फुल पावर है, चाहे कोर्ट मार्शल हो चाहे मृत्युदंड हो सबको माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ना तो कोर्ट मार्शल कर सकता है, राज्यपाल सॉरी जो गवर्नर होता है, गवर्नर और हमारा ये राष्ट्रपति, इन दोनों में इनकी जो पार्डन पावर है इनमें क्या मेनली अंतर है। तो सबसे पहला तो वह कोर्ट मार्शल को नहीं रोक सकता राज्यपाल, और ना ही वह मृत्युदंड को माफ कर सकता है। तो ये दो चीजें राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा ही है। अब इसके बाद देख लेते हैं डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में क्या है, हेड ऑफ स्टेट है, हम लोग जानते हैं, और जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति से ही होता है। अंतरराष्ट्रीय जो संधि होती हैं उस पे भी हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं। कोई संसद की स्वीकृति के अधीन होता है राष्ट्रपति। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो प्रतिनिधित्व होता है वो भी, और राजनयिक जो नियुक्त होते हैं, मतलब जो एम्बेसडर नियुक्त होते हैं और या हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं वो भी विदेशों में, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, डिप्लोमेटिक पावर है राष्ट्रपति की। मतलब कि कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी है उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, ठीक। कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वो भी उन्हीं के नाम पे किया जाएगा। और जो भी एम्बेसडर होते हैं यानी कि हम लोगों के राजदूत होते हैं अदर देशों में, तो उनकी भी जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब मिलिट्री पावर में क्या है, ये हेड ऑफ
कमांड होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का जो है उसके भी ऊपर, मतलब हेड ऑफ ऑल द सेना, ऑल जो सेना है सारी, जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, सबका सर्वोच्च सेनापति होता है ये। ठीक, फिर उसके बाद इमरजेंसी पावर। अब इमरजेंसी पावर में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 के तहत लागू करता है। फिर प्रेसिडेंट रूल जो कि आर्टिकल नंबर 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इमरजेंसी के चैप्टर में हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब राष्ट्रपति का जो वीटो है, वीटो मतलब जो वो बिल को रिफ्यूज करता था, कोई भी बिल था उसे रिफ्यूज किया, ऑर्डिनरी बिल को, मनी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल छोड़कर, तो वो वीटो कैसे करता है, मतलब बिल को कैसे लौटाता है, उसके 3 प्रकार के वीटो होते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल नंबर 111 में दिया है राष्ट्रपति का वीटो। अब वीटो क्या है, मतलब अपनी सहमति ना देना, कि संसद से पारित कोई भी अगर ऑर्डिनरी बिल है उस पे राष्ट्रपति एसेंट मिलने के बाद ही कानून बनता है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन उसे रोकने के लिए वीटो शक्ति कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास, जैसे कि मान लो कोई भी बिल जो है वो ऑर्डिनरी बिल है, वो पास होके आया राष्ट्रपति के पास, तो अब राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है उसे डिनाई करने की। अब इसमें भी 3 प्रकार के वीटो होते हैं। या तो एसेंट देगा तो क्या हो जाएगा, अगर उसे सहमति दे दिया, उस बिल को पास आया तो वो लॉ बन जाएगा। और यदि वह उसे क्या कर ले, विदहोल्ड कर ले, मतलब सहमति ना दे, तो वह विधेयक पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ के आए कि अगर मान लो या तो कोई बिल पास होके आया और संसद से पास होके आया और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया, वो बिल बन गया, या अगर कोई बिल आया और उसने डिनाई कर दिया और पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो फिर दोबारा अगर पुनर्विचार करके आए तो उसे सिग्नेचर करने पड़ेंगे। फिर और ये जो पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये कौन से केसेस में, कौन से बिल में पॉसिबल नहीं है, ये जो है मनी बिल और संविधान संशोधन बिल में ये भी चीज पॉसिबल नहीं है। फिर यदि संसद विधेयक फिर से पारित कर देती है बिना या साथ में संशोधन के, तो राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से एसेंट देगा, ये हमने बताई है। अब वीटो की शक्ति किन विधेयकों पर लागू नहीं होती, ये हम लोगों ने देखी है, इसी पे लागू नहीं होती, मनी बिल पे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। ये 5-10 बार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो वीटो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कि जब बिल राष्ट्रपति के पास में आएगा पास होके, तो वो क्या क्या कर सकता है। पहला तो है एब्सोल्यूट वीटो, कि राष्ट्रपति विधेयक को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दे और विधेयक मृत हो जाएगा, और निजी सदस्य विधेयक या सरकार गिरने के बाद के विधेयक। अब इसमें क्या है, एब्सोल्यूट वीटो क्या है, कि अगर जो है प्रेसिडेंट, कोई भी बिल है, बिल आया राष्ट्रपति के पास में, और उसने बिल्कुल ही उसे ना तो पुनर्विचार के लिए लौटाया, ना कुछ भी लौटाया, ठीक है, और वो बिल क्या हो गया, वो बिल खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि एक बिल की लाइफ कितनी होती है, 6 मंथ, और वो बिल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद एक होता है सस्पेंसिव वीटो, ये वही वाला है जिसे क्या होता है, जो बिल पास होके आया और प्रेसिडेंट ने कहा कि इस पे दोबारा से विचार किया जाए, तो उसे उस वीटो में, मतलब उस पावर को क्या कहते हैं, पुनर्विचार की पावर जो के लिए लौटा देता है बिल, उसे कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। फिर उसके बाद होता है पॉकेट वीटो। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी बिल आया, ठीक है, फिर वो क्या हुआ, वो उसने क्या किया, राष्ट्रपति ने अपने जो है पॉकेट में रख लिया। एक तरीके से ऐसे याद रखो, पॉकेट वीटो मतलब ये अनिश्चित काल के लिए रख लिया, इस पे ना तो कोई स्वीकार किया, ना इसे जो वापस किया, ना संविधान में साझा किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब इसमें क्या है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, ये कितने भी दिन के लिए राष्ट्रपति के पास पड़ा रह सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। जैसे कि 1986 में जो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल का पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। मतलब कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें क्या किया था, उन्होंने पॉकेट वीटो का अपना उपयोग किया था। तो वह आज तक भी वो बिल वहीं पे रखा है, और इस पर कोई भी अब कुछ चीज नहीं हो सकती। ठीक है, और ये जो बिल है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है, यानी कि प्रेस भी इसमें नहीं कुछ पार्टिसिपेट कर सकती, ना पूछ सकती है। अब 1989 जो बिल है, 1989 में राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने
विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा था, लेकिन नई सरकार ने इस विधेयक को रद्द कर दिया था। यानी कि जो सस्पेंसिव वीटो का उपयोग किसने किया था, तो राष्ट्रपति जो थे आर वेंकट रमन। ठीक है, वो अब संविधान संशोधन जो संविधान संशोधन विधेयक और वीटो के लिए 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ था। अब राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। तो जो संविधान संशोधन विधेयक था उस पर वीटो का प्रयोग होना कौन से संविधान संशोधन से बंद हो गया, तो ये 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971, इतना जरूर याद रखना। इस अमेंडमेंट के बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उस पर वीटो का प्रयोग का होना बंद हो गया। हम लोगों ने देखा था ना मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो उनमें ये चीज इस आर्टिकल से बंद हो गई। किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर वीटो खत्म हुआ 24वें संविधान संशोधन 1971 से। ओके, और जो अमेंडमेंट बिल है उसे अनिवार्य रूप से स्वीकृति देनी होगी। अब उसके बाद कुछ राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब कि ऐसी उनकी विवेकाधीन वाली पावर कि वे अपने मन से क्या क्या निर्णय ले सकते हैं। देखिए जैसे कि क्या क्या है, डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है कि स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और भारतीय संविधान में अधिकांश कार्य राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परामर्श से करता है, ये हम लोग को पता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए लोकसभा जब भंग हो जाएगी तो उसके लिए लोकसभा को भंग करना, कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का निर्णय स्वयं ले सकता है, क्योंकि लोकसभा तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तो जो है पावर में ही नहीं है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, यानी कि उनपे बहुमत नहीं था तभी तो पास हो गया, तो उनसे तो सलाह लेगा नहीं, तो ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर में आ जाएगी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। फिर उसके बाद पॉकेट वीटो, जो कि अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो ये भी एक प्रकार से डिस्क्रिशनरी पावर हो गई। अब देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो देश का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद है वो कौन है, वो है उपराष्ट्रपति का। ठीक, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का। और यह पद अमेरिकी राष्ट्रपति के तर्ज पर गठित किया गया था। तो ये भी जो अमेरिका में उपराष्ट्रपति हो उसके तर्ज पर ये गठित किया गया था। और अब आर्टिकल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो आर्टिकल नंबर 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये चीज है, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 63 में है। और 52 में देयर शैल बी ए जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 64 में क्या है, आर्टिकल नंबर 64 में ये चीज लिखा है। तो 63 में तो ये लिखा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और इसका कार्य क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होगा, सभापति होगा, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा कौन, उपराष्ट्रपति। तो ये आर्टिकल नंबर किसमें लिखा है, 64 में। तो ये जरूर याद रखने, ये सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं। फिर 65 में क्या लिखा है, राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर मृत्यु, महाभियोग या, अभी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का पद अगर वेकेंट हो जाए तो वह उपराष्ट्रपति के द्वारा वहां पे कार्य किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रपति अगर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा। तो ये उपराष्ट्रपति का जो ये चीज है कि उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो आर्टिकल नंबर 65 में लिखा है। फिर 69 में जो ओथ लिखी है, 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिखा है। फिर अनुच्छेद नंबर 17 यानी कि आर्टिकल नंबर 70 में क्या लिखा है, अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। फिर 71 में सेम जो सुप्रीम कोर्ट में अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो ये है। अब हम लोगों ने टर्म इलेक्शन एंड रिमूवल ये देख लेते हैं। अब इसका कार्यकाल 5 साल जैसे राष्ट्रपति का था, पुनर्निर्वाचन हो सकता है जैसे कि राष्ट्रपति का था, पद त्याग राष्ट्रपति को पद त्याग, यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना जो है रेजिग्नेशन देता है। पद मुक्ति अगर राज्यसभा में प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति की तरह औपचारिक रूप से महाभियोग चलाया जाता है। यानी कि जैसा हम लोग इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के रूप में चला के आए, सॉरी राष्ट्रपति के पद के लिए देखा था इम्पीचमेंट, सेम वही प्रोसीजर है किसका, किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। ओके, फिर उसके बाद इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या है कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो सेम जो राज्यसभा का जो सभापति है उसका कर्तव्य नहीं निभाता है। मतलब कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो आर्टिकल नंबर 64 में लिखा है ना,
वो चीज नहीं निभा पाता है। जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो कैसे निभाएगा, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के अलग तरीके से होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल सांसदों की लोकसभा व राज्यसभा द्वारा निर्वाचक मंडल के रूप में चुना जाता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें क्या था कि राज्यसभा, विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उनके, और दिल्ली और पांडिचेरी, इनके सारे क्या इलेक्टेड मेंबर थे। इसमें क्या है, केवल लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबर इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो इसमें अंतर क्या है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या था, केवल इलेक्टेड, तो इसमें इलेक्टेड, इसके इलेक्टोरल कॉलेज में क्या था, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, राज्यसभा में नॉमिनेटेड। इसमें क्या है, ये दोनों मेंबर और कहाँ के, राज्यसभा और लोकसभा के, केवल ये लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ना तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती हैं, ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल करती हैं। ठीक है, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ना यूनियन टेरिटरी। ठीक, ये चीज। और उनका राज्यसभा का संचालन करना, ये तो वही है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, तो उनका मुख्य कार्य क्या होता है, राज्यसभा का संचालन करना, जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है। अब इलेक्शन प्रोसीजर वही है, इनडायरेक्टली है। इनका भी क्या है, इनडायरेक्टली है, क्योंकि इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कर रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों मिलके। अब इलेक्टोरल कॉलेज में यही चीज है कि लोकसभा के और राज्यसभा के टोटल मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके चुनाव में, उपराष्ट्रपति के। और सेम वोटिंग प्रोसेस है, सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा। क्वालिफिकेशन इनमें भी क्या है, 35 साल चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, और गवर्नर तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर तीनों के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है, 35 ईयर है। ओके, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेम है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद ना हो। अब इसमें क्या था, जैसे कि राष्ट्रपति के जब चुनाव हुआ था, और इसमें एक चीज हो रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता हो, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखना कि एज तो 35 है ही, इसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो जो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। तो ये पॉइंट, उसमें लोकसभा था प्रेसिडेंट में, इसमें राज्यसभा। अब इसमें क्या है, नॉमिनेशन, जैसे उसमें क्या था, 50-50 लोगों का जानना जरूरी था, इसमें 20-20, यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 समर्थनों का या सेकेंडर्स की आवश्यकता होती है। और 15,000 का ये तो सुरक्षा राशि, इसका कोई मतलब नहीं है ये चीज। तो 20-20 मैच किसमें चलेगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव, और राष्ट्रपति के चुनाव में 50-50। उसके बाद ओथ, ये आर्टिकल नंबर 69 में दिया है, और ये राष्ट्रपति जो है इसको ओथ दिलाता है। जैसे कि राष्ट्रपति की ओथ कौन दिलाता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन उपराष्ट्रपति की कौन दिला रहा है, राष्ट्रपति। टर्म 5 साल, ये देख लिया, पुनर्निर्वाचित हो सकता है। रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को, यानी कि ओथ और रेजिग्नेशन दोनों चीजें राष्ट्रपति के पास है इसकी। फिर रिमूवल आर्टिकल 67 के अंतर्गत इसमें दिया है। ठीक है, अब कौन से कारण, वही सेम है कि 14 दिन पूर्व सूचना है, राज्यसभा में पूर्ण सदस्य एब्सोल्यूट मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब इसमें क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से मतलब कि जितने टोटल मेंबर हैं उसका 50+1, मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है, टोटल स्ट्रेंथ का 50+1। ओके, और उसके बाद लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी। अब इम्पीचमेंट में क्या है, 14 दिन पहले इन्फॉर्म, जैसे राष्ट्रपति को करना होता था, इसमें करना होता था। लेकिन इसमें क्या है, जो बिल है, बिल स्टार्ट कहां से हो रहा है, बिल स्टार्ट हो रहा है राज्यसभा से। उसमें क्या था, प्रेसिडेंट वाले में क्या था कि कोई भी हाउस से, ठीक, कोई भी हाउस से स्टार्ट हो सकता था। इसमें क्या है, बिल राज्यसभा से स्टार्ट होगा, और इसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी से, एब्सोल्यूट जो है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा। फिर उसके बाद लोकसभा से, फिर दूसरे हाउस में जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ेगा, और उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। उसमें क्या था, किसी भी हाउस से जो है स्टार्ट कर रहे हैं बिल, ठीक है, 1/4 मेंबर की आवश्यकता है सिग्नेचर की, फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फिर उस प्रस्ताव को जौन से भी सदन से स्टार्ट किया गया है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें 2/3 से पास करना है, फिर दूसरे हाउस में भी 2/3 से पास करना है। इसमें क्या है, राज्यसभा से स्टार्ट हुआ और उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना है, फिर लोकसभा में जाएगा,
अब राज्यसभा में क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये राज्यसभा के मेंबर बनने की योग्यता है, पहली बात तो इसकी एलिजिबिलिटी में। दूसरी चीज ये है कि ये जो है क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है। ओके, लेकिन ये मेंबर नहीं है किसी भी हाउस का, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है आर्टिकल नंबर 64 के तहत। तो ये इसका रिमूवल प्रोसीजर है। और ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, और लोकसभा अध्यक्ष, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन ये राज्यसभा का अध्यक्ष जरूर है, लेकिन ये सदस्य नहीं है, क्योंकि ये संविधान में लिखा है कि ये जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्य क्या होगा, कार्य केवल यही होगा कि राज्यसभा को संभाले। ओके, और कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उत्तराधिकारी आने तक यह पद पर बने रहते हैं, जब तक कि कोई नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता। ठीक है, वही चीजें हैं। अब वैकेंसी वही है, 5 साल बाद अगर मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, पद से हटाया जाए या इम्पीचमेंट हो जाए, ये सारी चीजें देख ली। रिक्ति होने पर चुनाव अतिशीघ्र कराया जाता है, और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल, सेम चीजें हैं वही। अब डिस्प्यूट ये 71 में है। फिर फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, आर्टिकल नंबर 64 में लिखा ही है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह ये राज्यसभा का जो है कार्यभार देखता है, और प्रेसिडेंट की तरह कार्य करता है जब प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं होते हैं। अब राज्यसभा के सभापति के रूप में अगर जब कार्य करते हैं किसकी तरह, प्रेसिडेंट की तरह, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते, और मैक्सिमम 6 महीने तक ये उनका टाइम पीरियड रह सकता है वो, क्योंकि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को चुनाव करा ही लिया जाता है। ये सारी चीजें हैं। सैलरी, अब इनकी जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर 0 सैलरी होती है, इनकी सैलरी दी जाती है राज्यसभा के सभापति के रूप में। ओके, अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, आर्टिकल नंबर 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद चुनी जाएगी, और जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये आर्टिकल नंबर 74 में ये दिया होगा। 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है, 75 के वन के तहत, और ये 74 के वन में है। यह है 75 के वन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। हम लोगों ने देखा था लेजिस्लेटिव पावर में, मतलब प्रेसिडेंट की पावर में देखा था। अब कार्यकारी शक्ति, ये राष्ट्रपति क्या है, डी ज्योरे हेड है। ठीक है, तो डी ज्योरे हेड कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, डी ज्योरे हेड, और डी फैक्टो हेड कौन है, प्रधानमंत्री। ये शायद हमने वहां पे ठीक है, डी ज्योरे हेड कौन है, राष्ट्रपति, और डी फैक्टो यानी कि नाम मात्र का हेड कौन है, राष्ट्रपति, और एक्चुअल में हेड कौन है, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या है, राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, और गवर्नमेंट का प्रमुख ये कौन है, ये है प्रधानमंत्री। अब अपॉइंटमेंट ये 75 के तहत है, और सामान्यतः लोकसभा में बहुमत जो प्राप्त दल का नेता होता है वही क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो वह निज विवेक का उपयोग करके जो है प्रयोग करना पड़ता है। जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना राष्ट्रपति को, उसके रूप में वह चुनाव करता है प्राइम मिनिस्टर का। क्योंकि ऐसा उदाहरण ये है कि 1979 में जो नीलम संजीव रेड्डी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जब जनता पार्टी गिर गई थी तब। तो ये राष्ट्रपति के डिस्क्रिशन पावर है कि जब जो है क्या नहीं है, बहुमत नहीं है, तो वो किसको पीएम चुने। तो जैसे कि राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने क्या किया था, चरण सिंह को बनाया था प्रधानमंत्री। पात्रता, प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। जो प्रधानमंत्री है वो चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, ठीक है, किसी भी सदन से हो सकता है। जैसे कि राज्यसभा से कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी है, एच.डी. देवेगौड़ा है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के कार्यों को समन्वित करता है और राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है। प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा देना हो तो किसे देगा, राष्ट्रपति को। ओके, अब देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल, वेतन, कर्तव्य व कार्य। तो कोई भी फिक्स टर्म नहीं होता प्रधानमंत्री का। क्यों? क्योंकि बीच में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो क्या हो जाएगा, उसे रिजाइन करना पड़ेगा। और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। जब तक लोकसभा में बहुमत समर्थन प्राप्त होता है तब तक वह बना रहेगा अपने पद पर।
सैलरी सांसद के समान होती है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो क्या होता है, वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, तो सेम उसकी सैलरी जो सांसद की सैलरी वैसी होती है। और संसद समय समय पर प्रधानमंत्री का वेतन निर्धारित करती है। रेजिग्नेशन ये राष्ट्रपति को देगा, और संपूर्ण अगर रेजिग्नेशन राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री ने अगर रेजिग्नेशन दे दिया तो क्या होगा, प्रधानमंत्री का त्याग पत्र के साथ में ही क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी कि प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंक टुगेदर, मतलब साथ में ही डूबते हैं ये दोनों। तो प्रधानमंत्री ने अगर रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजाइन करना पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री के कार्य क्या है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति से मिला के करेगा तो राष्ट्रपति नियुक्ति, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में सहायता कौन करता है, ये प्रधानमंत्री करता है। फिर विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन, पोर्टफोलियो में फेरबदल, किसी मंत्री को इस्तीफा देना है तो प्रधानमंत्री को देगा। राष्ट्रपति से मंत्री हटाने की सिफारिश भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री कर सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, और राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच में प्रमुख सूत्र कौन है, ये प्रधानमंत्री है। फिर अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य में नियुक्ति में ये भी जो है पार्टिसिपेट करता है, और सीएजी की नियुक्ति में भी करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त में जैसे कि राष्ट्रपति करता है, लेकिन सजेस्ट कौन करता है, प्रधानमंत्री। वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष और सदस्य। फिर संसद को बुलाने व स्थगित करने की सिफारिश भी कौन करता है, प्रधानमंत्री, लेकिन एक्चुअल में करता कौन है, प्रेसिडेंट। फिर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं, ये भी है। प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या है, सभी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना, ये प्रधानमंत्री का काम है। राष्ट्रपति की मांग पर प्रशासन से संबंधित सारी जानकारी देना, ये भी प्रधानमंत्री का काम है। यानी कि राष्ट्रपति को सारी इंफॉर्मेशन पास आउट कौन करता है, प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री का कार्य है। अब प्रधानमंत्री अध्यक्ष किनका होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये सबका क्या हेड होता है, यानी चेयरमैन होता है। फिर उसके बाद अन्य भूमिकाएं, विदेश नीति निर्माण में प्रधानमंत्री भूमिका निभाता है, केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, और राजनीतिक क्राइसिस मैनेजमेंट में क्राइसिस मैनेजर इन चीफ होता है, यानी कि कोई भी राजनीतिक संकट है उसका प्रबंधन करता है। जनता के विभिन्न वर्गों से संवाद करता है, सत्ताधारी दल का नेता होता है, ये जो है सार्वजनिक सेवाएं करता है। तो इसमें प्रधानमंत्री में क्या आपको याद रखना है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जो आर्टिकल 75 के 1 के तहत किसके द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। और ये क्या होता क्या है, ये होता है जो जीता हुआ दल होता है उसका सर्वोच्च नेता होता है, ठीक है। फिर ये क्या, इसका कार्य क्या क्या है, इसके कार्य यही है कि सारी जानकारी प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, सारी जानकारी जो है किसको देना, राष्ट्रपति को देना। मंत्रियां हैं, मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के स्तर पर करना, ठीक। प्रेसिडेंट से करेगा तो मंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट, लेकिन सलाह कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर, ठीक। जनता से संवाद, विदेश नीति निर्माण, ये सारे ये कार्य हैं, ये तो आप लोग कॉमन सेंस थे। और अपना त्याग पत्र कैसे देगा, और त्याग पत्र अगर इसने दे दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डूब जाएगी, यानी कि लोकसभा पूरी भंग हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे दिया। तो ये त्याग पत्र भी कैसे देता है, राष्ट्रपति को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखने हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 74 के 1 में भारत का राष्ट्रपति है उसको सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी, ठीक। ये आर्टिकल 74 के 1 में है। और इनकी नियुक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 के 1 में लिखी हुई है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ये भी पॉइंट अभी मैं बता ही रहा था ये। फिर प्रत्येक मंत्री प्रधानमंत्री सहित लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। और अगर कोई व्यक्ति मंत्री पद पर नियुक्त होता है और अगर उसके पास किसी भी हाउस की सदस्यता नहीं है तो वह 6 महीने के भीतर सदस्यता लेना उसका अनिवार्य है, अदरवाइज उसकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसे हटा दिया जाएगा अगर वह
6 महीने के अंदर किसी भी सदन से नहीं चुनता है तो। और मंत्रियों की शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अब स्ट्रेंथ क्या है, प्रारंभिक में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या का कोई उल्लेख नहीं था। फिर क्या हुआ, 91st अमेंडमेंट, तो ये याद रखना है 91st अमेंडमेंट 2003 ये हुआ। इसके कारण क्या, इसके कारण हुआ क्या कि लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि जो लोकसभा में जो मंत्रियों की संख्या है वो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की या हाउस की, उसकी 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि अगर 550 मेंबर हैं तो 15% इसका निकाल लो, उतने लोग मेंबर हो सकते हैं। फिर सैलरी, ये मंत्रियों और वेतन संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि मंत्रियों का वेतन जो है वो पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक मंत्री को सांसद के बराबर वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो मंत्री उसके पद के अनुसार भत्ता, सरकारी आवास, यात्रा, ये सारी चीजें मिलती हैं उनको। अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, एक जो है सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एक तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल है, एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि प्रत्येक मंत्री, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रत्येक मंत्री है तो प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा इंडिविजुअल रूप से, और कलेक्टिव रूप से जनता के प्रति। ठीक है, तो इंडिविजुअल रूप से प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा कि कोई भी काम, कुछ भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा, राष्ट्रपति, क्योंकि उसी ने उसे नियुक्त किया है। और मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद छोड़ सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाया सकता है। यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर पद छोड़ सकता है मंत्री, लेकिन राष्ट्रपति मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे किसी मंत्री को हटाना तो वो प्रधानमंत्री से सलाह के बाद ही जो है हटा सकता है उसे, क्योंकि नियुक्ति में भी प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति ने नियुक्ति की थी। तो मंत्रियों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री की लेनी पड़ती है क्योंकि वो हेड होता है अपने पूरे ग्रुप का। ओके, और वो भी प्रधानमंत्री भी एक तरीके से क्या होता है, सांसद होता है नॉर्मल, जैसे और सांसद और मंत्री भी सांसद हैं, सेम होता है, बस वो क्या होता है, वो लीड करता है अपने अपने जो सारे मेंबरों को। फिर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल क्या लिखा है कि तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी कि इंडिविजुअल रूप से अगर रिस्पॉन्सिबल पूछा जाए तो वो प्रेसिडेंट के प्रति होता है, प्रत्येक मंत्री और प्रधानमंत्री, लेकिन कलेक्टिवली पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, लोकसभा के, क्योंकि वो लोकसभा में लोकसभा क्या है, एग्जीक्यूटिव है, तो उसी के प्रति क्या उत्तरदायी होंगे। तो इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो प्रेसिडेंट, और अगर कलेक्टिवली पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लोकसभा। और प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह देता है जब उस पर वो नहीं रहता है, क्या कहा जाता है, बहुमत। और प्रत्येक मंत्री को लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसद समितियों में भाग लेना और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता जब तक कि उस सदन का सदस्य ना हो। यानी कि प्रत्येक मंत्री जो है, जो मंत्री है, प्रत्येक मंत्री वो सारी मीटिंग में सारा कुछ बोल सकता है, लेकिन वही मंत्री वोट कर सकता है जो कि किसी भी सदन का सदस्य हो वो। ओके, अब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों ने देख लिया कि जो संसदीय प्रणाली का संचालन मूल रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और इंडिविजुअल रूप से प्रेसिडेंट के प्रति, यही लिखा है। वे एक टीम की तरह कार्य करते हैं। ये सारी कुछ चीजें नॉर्मली लिखी हैं। अब हम लोग मेनली देखना है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने प्रकार की मंत्री होती है ये देख लेते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो, वो कितने प्रकार के होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने प्रकार के मिनिस्टर होते हैं। तो पहला तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर कौन से मिनिस्टर होते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर श्रेणी के मिनिस्टर हैं। यानी कि प्रधानमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें सर्वोच्च मिनिस्टर कौन होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। क्योंकि इनके पास जो है जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं उनके जो हेड होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, मतलब हर मिनिस्टर के पास में एक एक मंत्रालय होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे कि गृह, वित्त सचिव, विदेश मामलों के जो मंत्रालय कार्यकाल संभालते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर।
क्योंकि ये कैबिनेट के सचिव होते हैं और ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो एक तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। फिर दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। ये क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। राज्य मंत्री जो होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के अधीन काम करने वाले मंत्री। तो मतलब दो प्रकार के राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिसमें कि एक तो स्वतंत्र है और एक क्या है, किसी भी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, यानी कि जैसे मान लो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, तो उसके लिए एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, जो कि जो कैबिनेट का जो मिनिस्टर है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उसके अंडर में काम करेगा। और एक क्या हो गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्वतंत्र प्रभार। तो ये सेकंड नंबर के ये मंत्री हो गए। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अपने मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के समान अधिकार और कर्तव्य होते हैं। हालांकि ये कैबिनेट सदस्य नहीं होते। तो मतलब ये कैबिनेट मंत्री नहीं है, तो मतलब ये कैबिनेट के सदस्य भी नहीं है। ये केवल विशेष निमंत्रण मिलने पर ही कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो कैबिनेट की मीटिंग में नहीं भाग ले सकते जब तक कि उन्हें निमंत्रण ना मिले तब तक। फिर डिप्टी मिनिस्टर क्या है? ये स्वतंत्र रूप से मंत्रालय का कार्यभार नहीं उन्हें सौंपा जाता। तो स्वतंत्र रूप से कौन लोग काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो वाले स्वतंत्र प्रभार वाले। यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री है, ये अपना इंडिपेंडेंट रूप से कार्य निर्णय कर सकते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर कर सकते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके नीचे एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे होते हैं। वो भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते हैं, वो इनसे जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनसे सलाह लेके काम करते हैं। ऐसी जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, ये भी किसी न किसी मिनिस्टर के नीचे कार्य करते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री के सहायक होते हैं। या तो ये कैबिनेट मिनिस्टर के होंगे या कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, उनके बीच में ये उनके नीचे होते हैं और कार्य करते हैं। ओके, अब ये क्या है, रोल ऑफ कैबिनेट, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा वीडियो। तो हम लोगों ने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। धन्यवाद।